Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra. I would like to welcome you all to the online class of physics. Dear students, today we are going to solve some conceptual questions of chapter number 6, Fluid Dynamics. There are only 4 questions of our topic that we are going to discuss. Okay, dear students, now we are going to solve the first question. As far as the first question is concerned, you may consult your book. पहले क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 1. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आपके पास 2 बॉल्स हैं. फॉर एग्जांपल टेनिस की बॉल्स हैं, ये 2 बॉल्स हैं एक जैसी. एक अंदर से खाली है. जब खाली है तो इसके अंदर क्या चीज़ भरी हुई है? एयर. और दूसरे के अंदर सुराख करके आप उसमें क्या भर देते हैं? वाटर. यानी क्वेश्चन ये है कि 2 टेनिस वाली क्रिकेट वाली बॉल ले लें टेनिस की, एक को अंदर से खाली छोड़ें, उसके अंदर एयर है, और दूसरे के अंदर आप किसी सिरिंज की मदद से वाटर को भर दें. जब सिरिंज या टीके की मदद से पानी को भरेंगे तो जाहिर है जिसके अंदर पानी होगा उसका मैस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? अब ये पानी वाली बॉल हैवी होगी और एयर वाली बॉल हल्की होगी. क्लियर? तो फिर अगर इन दोनों को यहाँ से छोड़ दिया जाए, दोनों को इकट्ठा ड्रॉप किया जाए, तो इसके बारे में कहता है कि कौन से बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी पहले, उस बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी पहले आएगी. ये हमने कैलकुलेट करना है. When both balls fall, जब दोनों बॉल्स गिरते हैं, द बॉल फिल्ड विद वाटर, सॉरी ये 2 मरतबा लिख दिया है. The ball which is filled with water with air will reach its terminal velocity before the other ball. वो बॉल जिसके अंदर एयर भरी हुई है उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो पहले जल्दी आ जाएगी बनिस्बत वो पानी वाले बॉल की. उसकी वजह क्या है? विच इज़ फिल्ड विद वाटर. उसकी वजह क्या है? रीज़न. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ terminal velocity, Vt is equal to mg divided by 6 pi eta r. क्लियर? ये जो है वो ड्रैग फोर्स को जब वेट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला आता है, पहला फार्मूला. फिर बाद में हम मैस को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखते हैं तो फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है. लेकिन इस फार्मूले को देखें, इस फार्मूले में और उस फार्मूले में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है. इसमें मैस की बात हो रही है. देखें, अगर आप जी को देखें, जी इज़ ए कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और ईटा जो है, ईटा यानी विस्कोसिटी, हम एयर की बात कर रहे हैं ना, कि ये जब 2 बॉल्स ऊपर से नीचे गिरेंगे तो वो हवा के अंदर से नीचे गिर रहे हैं ना, हवा के मॉलिक्यूल्स इनकी बॉडी के साथ हिट कर रहे हैं. तो ये जो ईटा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एयर है, एयर की है. रेडियस, दोनों का रेडियस भी सेम है, एक जैसे बॉल हैं, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है. तो g 6 पाई ईटा r, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हटाएं तो हम लिख सकते हैं ना कि Vt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस. सिंस फॉर बोथ बॉल्स g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा r इज़ अ कांस्टेंट, देयरफॉर Vt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस. टर्मिनल वेलोसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बॉल ज़्यादा हैवी होगी उसका मैस जिसका ज़्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसका मैस कम होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी. देखें ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का यही मतलब है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन ज़्यादा उस बॉल के लिए होगी जिसका मैस ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. इट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वाटर बॉल इज़ ग्रेटर देन एयर बॉल. इसका ये मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी वाटर बॉल की ज़्यादा है बनिस्बत किसके? एयर बॉल. क्योंकि एयर बॉल का मैस कम है, वाटर बॉल हैवी है, उसका मैस ज़्यादा हो गया क्योंकि उसके अंदर हमने पानी भर दिया है. बोथ बॉल्स हैव इनिशियल वेलोसिटी 0. देखें, दोनों को जिस वक्त शुरू में ड्रॉप कर रहे थे तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0. जैसे जैसे ये नीचे आएंगे दोनों तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, 1 2 3 4 5. इसी तरीके से ये भी 1 2 3 4 5. अब ये है both balls have initial velocity 0. air ball will reach its terminal velocity soon. soon का मतलब जल्दी. उसकी क्या वजह है? वजह उसकी ये है, जो हैवी बॉल है उसकी टर्मिनल इस फार्मूले से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी. फ़र्ज़ करें ये जो हैवी बॉल है ये 30 मीटर पर सेकंड पे जाके इसकी
ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है 30 मीटर पे। और एयर बॉल है वो हो सकता है इसको 16 मीटर पर सेकंड पर इसको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाए। तो जब ये दोनों जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो एयर वाली बॉल जल्दी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंच जाएगी। अब 30 से आगे मज़ीद 14 इसको और चाहिए 30 पूरा करने के लिए। 16 के बाद 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 30 बनेगा। तो इसका मतलब ये जो एयर वाली जो बॉल है ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को दूसरे बॉल की निस्बत जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कम है, 0 से उस वैल्यू तक वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी और इसको 0 से 30 तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ये वही कह रहे हैं ना कि कौन सा बॉल अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को जल्दी रिसीव करेगा। तो आंसर है एयर। द एयर बॉल विल रिसीव इट्स टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर द वाटर बॉल। ठीक है। क्वेश्चन 2, ए स्क्विरल हैज़ फर ऑन इट्स बॉडी। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि एक स्क्विरल है जिसको उर्दू में इसको क्या कहते हैं, इसको गुलहरी कहते हैं मेरे ख्याल में। स्क्विरल एक गुलहरी है जो किसी दरख्त से नीचे गिरती है तो उसकी कोई हड्डी नहीं टूटती, जबकि कोई आदमी दरख्त से गिर जाए तो वो उसकी हड्डी पसली टूट जाती है। तो इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है, ए स्क्विरल हैज़ फर ऑन इट्स बॉडी। फर का मतलब ये जो बाल होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर जो बाल लगे होते हैं, फर उसको कहते हैं। स्क्विरल जो है गुलहरी, उसकी बॉडी पर बाल होते हैं। व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम ट्री, जब ये किसी दरख्त से नीचे गिरती है, द एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स इट अ ड्रैग फोर्स। तो वो एयर जो है हवा के अंदर से नीचे गिर रही है ना, तो वो हवा उसके बालों में, उसके फर में इंटर होना शुरू हो जाती है और वो जो फर है या उसकी बॉडी के ऊपर जो बाल हैं वो पैराशूट की तरह काम करना शुरू कर जाती है। तो उसकी जो है वो एयर रेजिस्टेंस उसको मिलना शुरू हो जाती है। प्रोवाइड्स इट अ ड्रैग फोर्स, तो ऊपर की तरफ अपवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाती है। देयरफॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्क्विरल इज अटेन्ड सूनर। तो इस वजह से जो एयर की वजह से, जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो अप थ्रस्ट फोर्स मिलती है, उस फोर्स की वजह से स्क्विरल को उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी मिल जाती है, क्योंकि उसका मैस कम होता है। इंसान का मैस तो स्क्विरल से काफ़ी ज़्यादा होता है। वही बाल वाली एग्जांपल देख लेना कि ये हल्की बाल जो है उसकी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी उसको जल्दी मिलेगी और हैवी बाल को बाद में मिलेगी। तो इसी तरीके से जो स्क्विरल है गुलहरी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो उसको पहले मिल जाएगी और कोई आदमी जब गिरता है तो उसको एकदम से टर्मिनल वेलोसिटी नहीं मिलती, वो उसको टर्मिनल वेलोसिटी लेने में टाइम लगता है। Therefore, the terminal velocity of squirrel is attained sooner. Second, the mass of squirrel is also less than a human. देखें ऊपर वाली बात आ गई कि स्क्विरल का जो मैस होता है वो ह्यूमन के मुकाबले में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्क्विरल इज लेस, कि उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कम होती है। तो जैसे ही वो गिरती है एकदम से उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगना शुरू हो जाती है जो इसको इक्विलिब्रियम में ले आती है। तो स्क्विरल आराम से नीचे गिर जाती है और उसकी कोई हड्डी नहीं टूटती। ओके, नाउ देखें क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 वो ये कह रहा है कि एक पैराशूट वाली एग्जांपल जो हमने लेसन में डिस्कस किया था, ये उसकी बात कर रहा है कि जब पैराट्रूपर अपना पैराशूट नहीं खोलता तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, और जिस वक्त वो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है तो उस वक्त उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो देखें क्वेश्चन 3 का आंसर, अनटिल ए पैराट्रूपर ओपन्स हिज पैराशूट। जब तक पैराट्रूपर जो है वो सोल्जर जो पैराशूट के साथ जंप करता है, तो ये अनटिल ए पैराट्रूपर ओपन्स हिज पैराशूट, इसका मतलब ये हुआ कि पैराट्रूपर जब अपना पैराशूट जब तक नहीं खोलता, ठीक है, द ड्रैग फोर्स ऑन पैराट्रूपर इज़ वेरी लो, उसकी बॉडी को हवा सहारा नहीं दे सकती, ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स उसके ऊपर नहीं लग सकती। देयरफॉर पैराट्रूपर फॉल्स फास्टर एंड फास्टर, तो वो ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है।
द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पैराट्रूपर इज जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब फ्री फॉल पे नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड करें तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगी। कोई भी फ्री फॉल जो चीज़ होती है उसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। अब देखें, व्हेन ही ओपन्स हिज पैराशूट, जब वो अपने पैराशूट को ओपन कर लेता है, द एयर इज फिल्ड इन इट, उसके पैराशूट में एयर या हवा भरना शुरू हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लें ताकि फिर मैं ये पेज को चेंज कर सकूं। ओके, नाउ इसको हम मज़ीद आगे ये एक दो लाइंस में ज़रा देख लें। ये मैंने फिगर बनाई है कि उसके पैराशूट में हवा भर जाती है। दिस फील्ड एयर प्रोवाइड्स एन अपथ्रस्ट फोर्स एज ड्रैग फोर्स, के वो जो हवा उसके पैराशूट में भर चुकी है वो उस पैराशूट को ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से अब इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। जब तक ये फौजी, ये सोल्जर अपना पैराशूट ओपन नहीं करता, उसके ऊपर सिर्फ उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो इसलिए वो नीचे फास्टर एंड फास्टर गिर रहा है। जिस वक्त वो पैराशूट को ओपन करता है तो आसपास की हवा उसके अंदर भरना शुरू हो जाती है, तो हवा की वजह से इसके ऊपर अपथ्रस्ट एक फोर्स लगता है जिसकी जो इसको ड्रैग फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब यह है कि जब पैराट्रूपर या वो फौजी सोल्जर अपना पैराशूट ओपन करता है तो वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कि अब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तेज़ नहीं, बल्कि जिस स्पीड पर उसने पैराशूट ओपन किया अब उसी स्पीड से नीचे गिरेगा, अब उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। This filled air provides an upthrust force as drag force. Finally, he gets his terminal velocity. Now his final acceleration becomes zero. एक्सेलरेशन क्यों जीरो हो जाएगा? देखें, ये वही पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, और टर्मिनल वेलोसिटी जब किसी चीज़ को मिल जाए तो उसकी वेलोसिटी फिर चेंज नहीं होती। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि डेल्टा वी को आप ज़ीरो पुट करेंगे ना, वेलोसिटी को ज़ीरो पुट नहीं करना। चेंज इन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी कीप द थंब एट द एंड ऑफ ए वाटर होज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले समझ आए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये लास्ट में ज़रा देखें, आपके पास ये पानी का पाइप है, अपने हाथ में पानी का ये पाइप पकड़ा हुआ है और उस पाइप से पानी नीचे आ रहा है, वाटर, ठीक है। अब जिस वक्त आप अपने उंगली को किसी, ये थंब को या फोर फिंगर किसी एक को इसके सामने इस तरह रख देते हैं, ये इसने अपनी उंगली इसके सामने यूं रखी हुई है कि इसने ये जो पाइप है इसको आधा ब्लॉक कर दिया है। तो जिस वक्त हम पाइप को आगे से थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं तो वो पानी पहले जो नॉर्मली यूं गिर रहा था अब वो एक धार की सूरत में आगे जाना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है, ये वजह हम डिस्कस करेंगे। When we keep the thumb at the end of a water hose, होज जो है वो इस तरह पाइप के दहाने को कहते हैं जिससे पानी बाहर आ रहा होता है, उसको होज कहते हैं, सुराख। और थंब का आपको पता है कि ये अंगूठा, थंब, ठीक है। तो व्हेन वी कीप द थंब एट द एंड ऑफ ए वाटर होज, जब हम पानी के पाइप के दहाने पर अपनी कोई उंगली या अंगूठा रखते हैं, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेज। देखें, उंगली रखने पर आपने एरिया कम कर दिया है ना, यहाँ पर पाइप का एरिया ज़्यादा है, आपने आधा एरिया ब्लॉक कर दिया है। अब पानी की मजबूरी है कि वो इस छोटे से एरिया से बाहर निकले। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी द स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीजेज। अगर हम एरिया कम करेंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। देखें, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, इससे आप v2 निकालें। v2 वो वेलोसिटी है जिस वक्त आपने जो है वो एरिया को रिड्यूस कर दिया है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई a1 v1 ओवर a2। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट वैल्यू ऑफ v2 इज ग्रेटर देन v1। देखें, v2 की वैल्यू v1 से ग्रेटर है। उसकी वजह यह है कि v1 के साथ a1 मल्टीप्लाई हो रहा है a2 डिवाइड, यानी ये जो नेट इफेक्ट है, अब a1 एरिया पहले ज़्यादा था, बाद में एरिया कम हो गया है। पहले यहाँ पे इसको आप a1 कहें बिफोर a1 और आफ्टर a2, अब एरिया आधा हो गया। जब एरिया आधा होगा तो पानी अपनी स्पीड ज़्यादा कर देगी, ठीक है। तो
this is the only reason when we keep our thumb on the end of a water hose, the water जंप्स वेरी फास्ट और पानी उससे बहुत स्पीड के साथ बाहर निकलता है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। देखें, जिस वक्त आप अपने गार्डन में पौधों को जिस वक्त पानी लगा रहे होते हैं, तो अगर आपका पाइप जो है वो किसी फूल तक नहीं पहुंच पाता कि उसको पानी आप कैसे लगाएं, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि आप पाइप को आगे से थोड़ा सा बंद कर देते हैं। जितना कम आप उसका एरिया रखेंगे तो उतनी ही स्पीड से पानी दूर तक जाता है। और ठीक इसी टेक्निक को हम इस्तेमाल करके जो है वो पानी देते हैं अपने गार्डन में। इस टेक्निक को एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो किसी बिल्डिंग में लगी हुई आग को बुझाने का काम करते हैं, उसमें भी वो यही टेक्निक यूज़ करते हैं। देखें, उसमें ये होता है कि जो पाइप टैंक से आ रहा होता है उसका क्रॉस सेक्शनल ज़्यादा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर इसके साथ आगे एक नैरो पाइप लगा देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से जो पानी आ रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, लेकिन वो जिस वक्त इस पतले एरिया में इंटर होगा तो एरिया हो जाएगा कम। तो यहाँ से पानी आ रहा है स्लो, लेकिन ये स्लो पानी जब यहाँ से पतली जगह से निकलेगा तो वो इफ्लक्स होगा, एक धार बन के निकलेगा और वो पानी फास्ट हो जाएगा। तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए फायर फाइटर्स या आग बुझाने का जो अमला होता है वो इसी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के टेक्निक को इस्तेमाल करके बिल्डिंग की ऊंची से ऊंची जो स्टोरी होती है, जहां तक वो पाइप तो नहीं पहुंचता लेकिन वो उसका एरिया कम करके पानी की धार वहां तक पहुंचा देते हैं, जो वहां की लगी हुई आग को बुझा देते हैं। क्लियर? तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की टेक्निक है जो हम अपने गार्डन में भी इस्तेमाल करते हैं, जो फायर फाइटर्स भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको और भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? ये बार्बर शॉप में या नाई की दुकान में आप अगर जाएं तो आप बाल जो जिस वक्त कटवाते हैं तो वो आपके बालों के ऊपर एक स्प्रे कर रहा होता है। या परफ्यूम को भी देख लें या वो स्प्रे की बोतल देख लें। ये फ़र्ज़ करें वो पानी की बोतल है, इसके साथ एक हैंडल लगा होता है और ये पीछे एक इसकी बॉडी है, और आप जिस वक्त इसको प्रेस करते हैं तो आगे से पानी की इस तरह वो धारें जारी होती हैं। तो ठीक यहाँ पर भी जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज़ किया जाता है। परफ्यूम की एग्जांपल भी इसी तरह है। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो टेक्निक है जिसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज़ किया जाता है। अच्छा, आपकी इंटरेस्ट के लिए एक और चीज़ बता दूं, ये जो हम लोग घरों में जो चिमनीज़ बनाते हैं, चिमनीज़ घरों में जो जिस वक्त हम लोग अपने किचन में लकड़ियों को आग लगाते हैं तो चिमनी के ऊपर, जिसको बुखारी कहते हैं, ठीक है, ये देखें, ये चिमनी है, अंदर ये आग लगी हुई है और इसके ऊपर जो है हम एक पतला सा जो है वो एक नैरो पाइप इस तरह छोड़ देते हैं जो छत से बाहर होता है। ठीक है? यहाँ से जो धुआं निकलता है, धुआं ऊपर की तरफ उठता है तो वो साइडों से यहाँ से बाहर हवा में निकल जाता है। इसमें भी यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। देखें, जहाँ पे आप चूल्हा जलाते हैं उसमें आप एरिया ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, और ऊपर जो पाइप निकालते हैं आप लोग, उस पाइप को उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखते हैं। कम इसलिए रखते हैं कि जो धुआं इस चिमनी से जब ऊपर निकलेगा, इस पाइप में इंटर होगा, तो उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से वो वापस नहीं आता, वो बड़ी स्पीड के साथ ऊपर निकल रहा होता है। क्लियर? तो ये घर में भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। और इसकी एक और मैं आपको एप्लीकेशन बता दूं जो वाइडली यूज़ तो नहीं होती, लेकिन इसी चिमनी वाली टेक्निक को इस्तेमाल करके जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में बिजली भी पैदा की जाती है। वो इस तरीके से कि नीचे लोहे के कुछ पीसेस रख देते हैं, दिन के वक्त उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो हीटअप हो जाते हैं, और हीटअप जब होते हैं तो वो उनकी गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है। अब इसको इस तरह के एक कोन में रख देते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से ये वाइड जो हवा पतली कोन में जाएगी तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगी, और इस स्पीड से ऊपर जाने वाली हवा के सामने एक टरबाइन रखते हैं, जो टरबाइन घूमता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बहरहाल ये कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं। इफ़ यू वांट टू डू तो आप इसको नेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू टेक द स्नैपशॉट, सो टेक इट नाउ।
Okay. Dear students, I would like to wish you all the best. Please prepare your notes, make your concepts clear and do research on this topic. Kindly अपने notes आप लोग लाजमी बनाएं, खूबसूरत करके बनाएं और क्योंकि इसी बेस के ऊपर आपके नंबर दिए जाएंगे. Thank you very much.